गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम कवर होगी इसके बारे में डिस्कशन किया था। मैंने कहा था याद कुछ भी नहीं रखना, आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा अदर सोर्सेज में है कि नहीं है। कल के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन से इनकम उसमें एग्जेम्प्टेड है और कौन कौन से खर्चे अलाउड है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम में हमने 4 इनकम याद रखने को कही थी। पहली इनकम थी पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक 3500 और एफडी, और दूसरा था आपका स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स, और तीसरा था 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 10%। ये 4 चीज़ें एग्जेम्प्टेड है, हमें याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कल हमने बात करी थी अलाउड डिडक्शन की। उसमें सिर्फ 2 डिडक्शन तुम्हें याद रखने थे, बाकी सारे याद नहीं रखने थे। एक तो था फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवर इज लिमिट ईयरली है, ठीक है। फिर एक है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। बाकी सब जनरल रूल्स हैं कि अगर किसी इनकम को अर्न करने में कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, या मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, नहीं तो तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में चले जाते हो, मैं कोई भी रिलेटेबल एक्सपेंडिचर हो रहा है जो एक्सपेंस ही क्यों हुआ इस इनकम को अर्न करने के लिए, ये इनकम नहीं होती तो ये खर्चा नहीं होता, तो ऐसे खर्चे अलाउड है। बस पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन फिर बात हुई हमारी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में कौन कौन सी इनकम आएगी? सारी जीती हुई इनकम को कैजुअल इनकम बोलते हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, रियलिटी शोज, आपके कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, एनी कॉम्पिटिशन, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, हॉर्स रेस, ये सारी इनकम कहाँ आएगी? कैजुअल। स्पेक्यूलेशन इनकम कैजुअल इनकम में नहीं आती। स्पेक्यूलेशन इनकम किसको बोलते हैं? जिसमें नहीं, स्टॉक नहीं, स्पेक्यूलेशन इनकम उसको बोलते हैं जिसमें मुझे कमोडिटी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ कमोडिटी की रेट से मतलब था। शेयर्स में तो मैं फिर भी शेयर्स होल्ड करता हूँ, शेयर होल्डर बनता हूँ, मालिक बनता हूँ, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे शेयर्स लेने ही नहीं थे, इवन मैंने शेयर्स की डिलीवरी भी नहीं रखी। मतलब एक एग्जांपल से समझाऊँ मैं कि मुझे शौक़ है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैं समझता नहीं हूँ, मैं उसमें इन्वेस्ट करता नहीं हूँ शेयर बाज़ार, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता है। तो अब मैंने मान लो 10 ग्राम्स गोल्ड है 61,000 का, मैंने 61,000 रुपीज़ का 10 ग्राम गोल्ड ख़रीदा। अब मुझे क्या है कि जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी मैं बेच दूंगा। तो देखा जाए तो मुझे गोल्ड से प्यार नहीं है, सुनहरी चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो क्या है कि ये जब 61 से 62 हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा। अब मैं मेरे ज्वेलर के पास गया तो उसने कहा कि भाई साहब 2 मिनट रुको, आपका गोल्ड अभी जस्ट आ ही रहा है। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, वो गोल्ड आप ही अपने पास रख लेना, मुझे वैसे भी ये गोल्ड की सेफ्टी के इश्यूज़ रहते हैं, मैं लेके जाऊँगा कहाँ, संभाल के रखूँगा, अपने पास ही रखना, जब मैं बेचने को बोलूँ तब आप ही बेच देना। कि ठीक है सर, डन। तो मैंने तो 61,000 रुपीज़ उसको दे दिए, गोल्ड भी उसने पास ही रखा, 61,000 भी उसने अपने पास ही रखा। एक हफ्ते बाद जब 62,000 रुपीज़ हो गया, मैंने कहा बेच दो आप, और मैंने फिर 62,000 रुपीज़ मंगा लिए। अब मुझे अगर ये कंटिन्यू करना है तो मैं 62,000 मंगाऊँगा भी नहीं, मैं उसको उसी के बाद रहने दूँगा। फिर जब मैं कहूँ तो और गोल्ड खरीद लेना, फिर जब कहूँ तब बेच देना, ठीक है। अब यार ये एक पॉइंट हुआ, एस्पेक्ट हुआ कि मैं डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, मुझे गोल्ड से मतलब ही नहीं, मुझे तो किससे मतलब, उसकी प्राइस से, है ना। दूसरी चीज़, जब मैं उससे गोल्ड की डिलीवरी ले रहा था, मुझे काम था, मीन्स वो गोल्ड मुझे मॉर्गेज के तौर पर कहीं पर रखवाना था, तो मैंने उसकी डिलीवरी ले ली। तो उसकी प्योरिटी पे लोगों ने इशू किए कि सर ये आपका गोल्ड प्योर नहीं है, या फिर किसी ने यूँ कहा कि अगर तेरा ये गोल्ड प्योर नहीं निकला तो, इसमें कोई मिक्सिंग निकली तो। मैं कहा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं डीलिंग सिर्फ एक ही ज्वेलर से करता हूँ, और जो उसकी गोल्ड की रेट होती है वो मुझे उसी के पैसे वापस देता है। तो अब बदले में वो मुझे गोल्ड दे, कि गोल्ड में सिल्वर मिक्स करके दे, कि कॉपर मिक्स करके दे, या गोल्ड के नाम पे एक छोटा सा स्टोन ही क्यों ना दे दे, मुझे उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। मैंने तो जिस रेट पे उससे गोल्ड लिया है, अब जब गोल्ड की रेट मार्केट में बढ़ जाएगी तो वो पत्थर ही मैं उसको गोल्ड की रेट में बेच के आऊँगा। समझे कि नहीं समझे? मुझे अब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ किससे मतलब है? प्राइस से मतलब है, ठीक है। अब जब आप ये सोचो, मैं पूरे 61,000 रुपीज़ दे के आ रहा हूँ, उससे गोल्ड की डिलीवरी ले ही नहीं रहा हूँ,
तो क्या पता वो मेरे बिहाफ पे गोल्ड खरीद के अपनी तिजोरी में भी रख रहा है कि नहीं रख रहा। वो तो क्या सोच रहा है, अरे बड़ा बेवकूफ़ है, 61,000 रुपीज़ दे जाता है मेरे को यूज़ करने के लिए, फिर जब बेचता है मुझसे 62 ले जाता है। बढ़िया, मैंने तो 61,000 को हफ्ते भर यूज़ कर ली, ठीक है। तो हो सकता है कि वो गोल्ड खरीद ही ना रहा हूँ, अपने पास ही रख रहा हूँ, और अगर वही 61 की चीज़ 60 हो गई तो उसको तो मज़े आ गए, उसको तो मुझे 60 वापस देना, 1,000 भी उसका हो गया और हफ्ते भर तक पैसा भी उसने यूज़ किया। तो अब इस स्पेकुलेशन में क्या हो जाता है कि मैं उसको है ना पूरे पैसे नहीं देता हूँ, वो भी जानता है, वो भी मुझे कह रहा है सर मैं भी अब आपके भी आप पे गोल्ड नहीं खरीदा, बस ये आपकी और मेरी डील हो गई गोल्ड की रेट पे, तो आप तो सिर्फ मुझे मार्जिन के तौर पे 10,000 रुपये जमा करा जाओ, कोई 61,000 जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मार्जिन 10,000 रुपीज़ मेरे पास रहेगा। अब जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी, 61 से 62 हो गया तो आपका 10 कितना हो जाएगा, 11, 62 से 63 हो गया तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 12, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब कहोगे तब बेच दूंगा, आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर प्राइस कम हो गई, मान लो 61 की चीज़ 60 हो गई, तो 1,000 का नुकसान हो गया ना, किसका हो गया, आपका। तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 था ना, वो कितना रह गया, 9। तो जब तक 61 की वैल्यू 51 है, 51 तक आ रही है, तब तक तो मैं अपनी डील वैलिड है। लेकिन जैसे ही 51 से भी नीचे जाने लगेगा ना सोना, मैं वापस आपसे कहूँगा भाई साहब सिक्योरिटी मनी और जमा कराओ, क्योंकि आपकी पहली वाली सिक्योरिटी तो कहाँ गई, लॉस में गई। अगर आप जमा करा दोगे तो मैं डील वैलिड रखूँगा, नहीं तो मैं डील कैंसिल कर दूँगा, आपके 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, अब आप मुझसे कुछ नहीं मांगो। समझे कि नहीं समझे। तो स्पेक्यूलेशन कोई जुआ सट्टा नहीं है, ये एक डिटेल्ड स्टडी के थ्रू हम उसकी प्राइस के अप एंड डाउन के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ नॉट अ कैजुअल इनकम। जो ये रोज़ का काम करते हैं उनके लिए बिजनेस इनकम, जो कभी कभार करते हैं ये अदर सोर्सेज की। स्पेकुलेशन के कुछ रूल्स थोड़े से अलग है, वो अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल कैजुअल इनकम पढ़ रहे हैं तो इसमें आएगी सारी जीती हुई इनकम। इसमें रूल 5-6 लिखा है मैंने, लेकिन इन सब का फोकस पॉइंट एक ही है कि कैजुअल इनकम में जितना भी अमाउंट जीतते हो पूरा टैक्सेबल होगा, पूरे पे टैक्स लगेगा, कोई रिहाइश नहीं मिलेगी, आपका कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, आपका कोई लॉस अलाउड नहीं होगा, किसी और का लॉस इसमें से अलाउड नहीं होगा, 80C से 80U के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। समझे कि नहीं। पांचों चीज़ मतलब जहाँ से भी कोई चीज़ माइनस हो सकती थी कुछ नहीं होगा। हाँ 87A की रिबेट ज़रूर मिल जाएगी। TDS की रेट क्या है, 30%, 10,000 से ऊपर है तो 30%। अब अदर सोर्सेज के क्वेश्चन में मैक्सिमम रोल TDS का ही होता है। आपको अलग अलग तरीके से इनकम आ जाती है और उसमें हर जगह जो भी इनकम आ रही है उसमें कहीं ना कहीं TDS की रेट और लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मुझे जो इनकम दे रखी है वो 100% वाली दे रखी है कि TDS डिडक्ट होने के बाद वाली दे रखी है। ठीक है सर, कैसे पता करेंगे कि अगर आपको दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी, तो ये तो रिसीव्ड वाला है, TDS डिडक्ट होने के बाद 30% डिडक्ट होने के बाद ये कौन सा है, 70% वाला। तो डिवाइड बाय 70% करके इनकम तो कैसी लेंगे अपन, 100%। 100 इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जो टैक्स बनता होगा उसमें से जो TDS डिडक्ट हो चुका है वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आपको और जमा कराना पड़ेगा। तो ये 100% वाली गुत्थी तो सबको समझ में आती है ना कि सर जब 70% मिल रहा है तो इनकम 100% काय को लें भाई, पहले 100% पे टैक्स कैलकुलेट करो, फिर उस टोटल टैक्स में से जो डिडक्ट हो चुका है वो माइनस करो। माइनस तो होगा लेकिन टैक्स में से माइनस होगा, टैक्स इनकम में से माइनस नहीं होगा। इनकम तो 100% लेनी पड़ेगी। तो अब मैं 100 बातों की एक बात कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये 2 वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, एक विनिंग और एक रिसीव। अगर कहा जाता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो ये 100% वाला अमाउंट, TDS ज़रूर डिडक्ट हुआ होगा लेकिन जो अमाउंट है वो कौन सा है, 100%। आपको ये इनकम में डायरेक्ट लेना है। लेकिन अगर देखा रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी तो ये 70% वाला है, पहले इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा फिर इनकम में लेना पड़ेगा। ठीक है। अब कैजुअल इनकम में वर्ड यूज हो रहा है विनिंग, अदर इनकम्स में वर्ड यूज होगा इनकम। इनकम फ्रॉम सो एंड सो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इनकम दे रखी है, TDS डिडक्ट हुआ होगा तो हुआ होगा, ये 100% वाली इनकम। लेकिन रिसीव्ड फ्रॉम सो एंड सो इंटरेस्ट दे रखा है, तो फिर अगर TDS डिडक्ट होता है तो हो गया होगा, 10% हुआ होगा तो ये 90% है,
5% हुआ होगा तो ये 95% है ना। अब अभी तक जो भी बोला उसको कंक्लूड करूं तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको रिसीव्ड वर्ड पे खास ध्यान देना है। जैसे ही वर्ड रिसीव आए टन 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 दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि हो ना हो, अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो डिडक्ट होने के बाद वाला अमाउंट है हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा। रिसीव्ड वर्ड है तो ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ग्रॉसअप करना पड़ेगा ये हर बार ज़रूरी नहीं है, जज करना पड़ेगा कि टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। सर कैसे पता करेंगे टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? उसकी रेट और लिमिट तुम्हें याद होनी चाहिए। हाल फिलहाल तुम्हारे पास प्रिंटेड शीट नहीं है तो मैंने वहाँ पे टेबल बना के दे रखी है आपके नोट्स में। रेट और लिमिट नहीं लिख रखी क्योंकि ये हर साल एक दो चीज़ें चेंज हुई हो जाती हैं। लकीली इस साल पिछले साल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो मैं टीडीएस की रेट अभी वर्बली बोल देता हूँ, जब प्रिंटेड नोट्स आएंगे तब वापस से लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला है आपका डिविडेंड की इनकम। डिविडेंड में रेट ऑफ टीडीएस है 10%, लिमिट है 5000। अगर डिविडेंड 5000 से ज़्यादा मिल रहा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। कैजुअल इनकम इसमें है 30%, 10,000 लिखा हुआ है। टीडीएस नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग, कैमल रेस, एलिफेंट रेस, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, हम अलग से पूरा चार्ट पढ़ेंगे। ये कौन सा है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को छोड़ के कहीं और आपने किसी चीज़ में पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं, एफडी में करा रखे हैं, कंपनी डिपॉजिट में करा रखे हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन एफडी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिविंग बैंकिंग सर्विस, तो इसमें होता है 10%, 40,000, 10%, 40,000। एनी अदर इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10%, 5,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ दिया, क्या बचा? बैंक से एफडी, बैंक से एफडी 10%, 40,000। एफडी छोड़ के किसी और फर्म को लोन दे रखा था, कंपनी को दे रखा था, कहीं और दे रखा था, उनसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10%, 5,000। डन। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आया कौन सा? बैंकिंग सर्विस वाला। अगर बैंकिंग सर्विस वाला नहीं है, कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो याद रखना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक तो टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। फर्क समझ में आया? इनकम फ्रॉम कमीशन रिसीव बाय इंश्योरेंस एजेंट, इंटरेस्ट बाय द वे, ये भी इनकम है, फिफ्थ वाला इंटरेस्ट नहीं है। इनकम बाय द वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। 6 इनकम बाय वे ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज। अब ये 3 अलग अलग पॉइंट इसलिए बनाए हैं क्योंकि तीनों के जो सेक्शन नंबर है ना वो अलग अलग है, टीडीएस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन तीनों के रूल सेम है। 5%, 15,000, 5%, 15,000। अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, जब लिखाऊंगा तब याद करेंगे अपन। अभी तो सुन लो कि हाँ ऐसी विचित्र विचित्र रेट होती है और ऐसे ऐसे लिमिट होती है। 5%, 15,000। इनकम बाय वे ऑफ रेंट, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ क्या ले लिया? फर्नीचर। रेट है 10%, लिमिट है 2,40,000 ईयरली। सारी लिमिट्स में ईयरली बोल रहा हूँ, आपको किस्तों किस्तों में भी मिल रहा है। इस लिमिट से पार जाता है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेट है 10%, सॉरी रेट है 2%, रेट है कितनी? 2% और लिमिट है 2,40,000, ठीक है। फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, रेट 10%, लिमिट 30,000, खत्म। बस इतने ही सेक्शंस आपको अदर सोर्सेज में काम आएंगे। टीडीएस के इसके मुकाबले इंटू 2 और कर दो, भले इसको इंटू 3 कर लो। इतने सेक्शंस हमें टीडीएस के चैप्टर में पढ़ने हैं, पर अदर सोर्सेज में यही सारे काम आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अदर सोर्सेज में ही नहीं, बाकी के सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें काम आ सकती हैं। जैसे अभी अपन पीजीबीबी की इनकम पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नेट करके आ रहा था कभी कभी, तो हमें पता करना पड़ा टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये रही रेट्स और ये रही लिमिट्स, ठीक है। अगला वाला जो टॉपिक है मेरे हिसाब से मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। देखो, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी,
कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर सेल करते हो तो आपको जो कमीशन मिल रहा है वो 60,000 तक है तो एडहॉक डिडक्शन मिलेगा, 60,000 से ज़्यादा है तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। ठीक है, एडहॉक डिडक्शन क्या बोलता है कि आपको जो कमीशन मिल रहा है, आपको अगर ब्रेकअप पता है कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम का कमीशन कितना है और रिन्यूअल प्रीमियम का कमीशन कितना है, तो फर्स्ट ईयर का तो 1/2 50% और रिन्यूअल का 15%, ये 50 और 15 दोनों मिला के 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ब्रेकअप पता नहीं है तो डायरेक्टली 1/3। सेम रूल अपन ने बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सेम यही रूल है। फ़र्क क्या है कि भाई अगर मेरा काम काज ही इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है, मैं बाय प्रोफेशन ही इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तो जो कमीशन जा रहा है कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन सर मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। अब इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में मुझे बताना पड़ता है कि एटीसी में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, तो एक काम करो, आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी इधर उधर बेचने जाए तो मैंने कहा ये लो, ये वाली ही ले लो, और मैंने उस कंपनी की एजेंसी ले रखी है, तो अब मुझे वो कंपनी क्या दे देती है, कमीशन। तो मेरा काम काज नहीं है, इक्का दुक्का किसी को बेच दिया तो बेच दिया, तो कहाँ आएगा ये, अदर सोर्सेज। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही है। फिर एजेंसी कमीशन रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग, ये 5 पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर आपको इन 5 से 60,000 तक मिल रहा है तो 50%, नहीं मिल रहा है तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ज़्यादा मिल रहा है तो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, और 60,000 ऊपर इंश्योरेंस कमीशन और इनको मिला के है। 60 और 60 120 नहीं है, इन दोनों को मिला के 60 के अंदर अंदर है तो डिडक्शन मिलेगा। समझे? बोल भाई। नहीं जाएगी, एजेंसी ले रखी है, ऐसे मतलब मेरा है कि एजेंट बना हुआ हूँ। एजेंट बनने के लिए सिर्फ एक फॉर्म साइन इन करना पड़ता है, तो बिना एजेंट बने तो आप वैसे भी उनकी पॉलिसी सेल नहीं कर सकते ना। इंटेंशन मैटर करता है ना बेटा, इंटेंशन। मेरा यही काम काज है तो मुझे इस काम काज से फ़र्क नहीं पड़ता, ली तो ली, नहीं ली तो नहीं ली, तो फिर ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में। एग्जाम्पल, अब अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं किसी का इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता, मेरे ऊपर ये बाउंडेशन है, तो मैंने मेरी वाइफ को बना दिया, मैंने मेरी वाइफ के नाम पे मेरी वाइफ को एजेंट बना दिया। अब मैं उसके नाम से सेल कर देता हूँ, उसको कमीशन आ जाता है, तो उसके लिए इनकम कहाँ मानी जाएगी, अदर सोर्सेज में माना जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप एजेंट बन गए तो ये आपका कामकाज हो गया। नहीं भैया, एजेंट तो मैं बरसों से हूँ, काम करूँ ना करूँ, कितना करूँ, कितनी शिद्दत से करूँ, इस पर डिपेंड करता है कि मेरी बिजनेस में प्रोफेशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हाँ, एक्सपेंस अलाउड नहीं होने चाहिए बेटा, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा तो वो तो अलाउड होना ही चाहिए ना। ये तो मॉरली इनकरेक्ट है ना। सर आप कह रहे हो कि काम करो तो पूरा करो, नहीं तो मत करो, और अगर कर रहे हो तो खर्चा अलाउड नहीं, ये कौन सी बात है यार। आता हो लक्ष्मी कौन छोड़ेगा, अब उसको इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए। मुझसे ही पूछ रहा है बापड़ा कि बताओ कौन सी वाली लूँ, तो मैंने प्रपोज कर दी भाई ये वाली ले। अब ये कोई और बेचेगा, उसको पैसे दिलाऊं, मेहनत में करूँ, तो मैंने खुद ने एजेंट का फॉर्म भर दिया, तो मेरे को कमीशन मिल रहा है। अब उस कमीशन को अर्न करने के लिए मेरा थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, तो अलाउड क्यों नहीं होगा? इनकम पे टैक्स ले लोगे, खर्चा अलाउड नहीं करोगे, तो गलत है ना। यस और नो? ठीक है, अगला टॉपिक है नेशनल सेविंग स्कीम। अच्छा, ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे अभी मैंने आपको एजेंसी कमीशन बनाया, ये तो है आपकी बुक में, लेकिन ये जो नेशनल सेविंग स्कीम है ये आपकी आईसीआई के मॉड्यूल में शायद नहीं है, क्योंकि ये स्कीम आउटडेटेड हो चुकी है। इसके कुछ सर्टेन रूल्स अभी प्रिवेल करते हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये आईसीआई के मॉड्यूल में शायद इतनी डिटेल में टॉपिक नहीं है, और इसके बाद आने वाले भी जितनी डिटेल में हमने स्टडी करके चार्ट बना रखा है सैलरी की तरह, वैसा शायद ये आपकी बुक में नहीं होगा, उतनी शिद्दत से ये लोग बताते भी नहीं हैं। और हम पढ़ेंगे कि कोई एक पॉइंट भी आ गया तो हमें पता होना चाहिए। अब नेशनल सेविंग स्कीम क्या कहती है कि जब भी सरकार को बजट में फिस्कल डेफिसिट होता है, तो वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती थी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिख दिया मैंने, नेशनल सेविंग स्कीम चलाती थी, एनएसएस। पुराने ज़माने की बात है, आज की नहीं है। आज ये नेशनल सेविंग स्कीम
कन्वर्ट होके बन चुका है नेशनल सेविंग मतलब ये स्कीम तो सरकार ने आज से 20 साल 30 साल पहले जो इशू करी थी ना, तो करी थी। किसी ने उस स्कीम में पैसे जमा करा रखे होंगे तो करा रखे होंगे। अब ये स्कीम ऑपरेटिव नहीं है, अब इसमें पैसे जमा नहीं होते। अब किस में पैसे जमा होते हैं? सॉरी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। तो मैं आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के भी रूल पढ़ाऊंगा। अब जमा तो नहीं होते पर पैसे विड्रॉ तो होते हैं। विड्रॉ तो होते हैं, तो ये स्कीम दो तरीके की होती है, एक पुरानी वाली और एक उसका लेटेस्ट वर्जन। पुरानी वाली स्कीम में आपने पैसे जमा कराए। अब देखो सरकारी है ना, सरकार आपको कैसे एनकरेज करे कि इनमें पैसे जमा कराओ, डिडक्शन देके। ATC जिस ज़माने में ये स्कीम लागू हुई थी, उस ज़माने में अगर आप यहाँ जब पैसे जमा कराते हो तो आपको ATC वाले सेक्शन में इसका क्या मिल जाता था? डिडक्शन मिल जाता था। ठीक है, डिडक्शन मिल गया। अब सरकार ने चोट क्या करी, देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया आपको। उन्होंने बोला आप पैसे जमा कराओ, डिडक्शन, उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, एग्जाम। लेकिन जब आप पैसे विड्रॉ कर लोगे ना तो टैक्सेबल। समझ लो कैसा मामू बनाया तुम लोगों को। हाँ, लॉलीपॉप दी और लॉलीपॉप खींची यूँ दांत के साथ, कैसे कि जमा कराओ, चलो बेटा जमा कराओ। क्या मिलेगा तुम्हें? डिडक्शन। मिल गया डिडक्शन। फिर तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, एग्जाम। तो मान लो 1 लाख रुपए जमा करा, डिडक्शन ले लिया, इंटरेस्ट 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 मिलते 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 वो पैसा हो गया 2 लाख रुपये। ने 1 लाख पे टैक्स लगाना, दो वो इंटरेस्ट का जो 1 लाख हुआ उस पर टैक्स लगा। 2 लाख माफ़ है। कब तक माफ़ है? अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा है तो। तुमने कहा अब चलो भोग लूँ इस पैसों को, निकलवा लेते, तो 2 लाख रुपए निकलवाओगे तो पूरे 2 लाख टैक्सेबल। इंटरेस्ट ही नहीं, वो जो जमा कराया था वो भी टैक्सेबल और वो भी। अब जैसे लोगों को ये बात पता पड़ी कि ऐसी चोट हुई हमारे साथ, तो कोई जमा कराएगा क्या? सरकार को अकल आ गई फिर कि तो हमने भी गलती कर दी यार, तो गलत बात, ऑब्वियसली गलत बात है, ये तो चीटिंग हुई। एक बार तो झांसे में फंसा लिया, छोटा छोटा अमाउंट तो एग्जाम कर दिया, फिर इकट्ठा जब एक साथ मिल रहा है तब टैक्सेबल कर दिया। वो अपनी स्लैब में भी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, है कि नहीं? तो फिर उन्होंने अपनी स्कीम अमेंड कर दी और थोड़ी सी लॉजिकल स्कीम रखी। क्या स्कीम रखी कि अब आप जब पैसे जमा कराओगे तो डिडक्शन, नहीं तो कौन जमा कराएगा भाई? तो डिडक्शन वैलिड रहेगा। फिर हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ेगा, मिलेगा नहीं, जुड़ेगा। मीन्स आपने जो लाख रुपए जमा करा रखे हैं FD की तरह, लाख का 1 10 1 20 1 30 होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाख रुपए रहेगा, 10,000 रुपये आपके खाते में आते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बस वो जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। अब रूल ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट जुड़ेगा वैसे वैसे अक्रूवल बेसिस पे आपके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। पहले साल में 10,000 मिला, 10,000 टैक्सेबल। दूसरे साल में 11 मिला, 11 टैक्सेबल। फिर 12,100 मिला, 12,100 टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल होता रहेगा। अब ओरिजिनल 1 लाख रुपए तो डिडक्शन के रूप में माफ़ हो ही गया था। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हर साल ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया है। अब जब आप विड्रॉ करोगे ना तो एग्जाम। सॉरी, तो ये थोड़ा लॉजिकल रखा। क्या लॉजिकल रखा? कि जो इनकम है वो माफ़ हुई, डिडक्शन जो क्लेम रहा था वो बरकरार रहा, और जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा? माफ़। छोटी छोटी इनकम पे हमें टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उस इनकम में भी एक और पॉइंट है, पहले मैं ये लिख लूँ, बना लूँ, फिर उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट समझाता हूँ।
लो भाई, ये रहा चार्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। पहले स्कीम इशू हुई थी कब? 1987 में, 5 साल चली, सबको लूप होल पता पड़ गए, तो अमेंड कर दिया गया 1992। 1987 में अकल नहीं थी उनके पास, तो बेकार रूल बना रखे थे, डिपॉजिट कराओगे डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट जो हर साल क्रेडिट हो रहा है आपको मिल नहीं रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। आप जब विड्रॉ करोगे तो फुली टैक्सेबल, टैक्सेबल तो पूरा ही है। अगर आपका जो विड्रॉल है अप टू 2500 है तो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे, पूरे 2500 रुपये तुम्हें दे देंगे। लेकिन जो विड्रॉल है वो 2500 रुपये से ज़्यादा है तो 10% TDS भी डिडक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपने उस ज़माने में, तुम तो क्या, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, उस ज़माने में किसी ने अगर पैसे जमा कराए होंगे और अब जाके वो विड्रॉ कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2500 तक विड्रॉ कर रहा है तो टैक्सेबल तो है, TDS डिडक्ट नहीं है, उससे ज़्यादा तो TDS भी है, टैक्सेबल भी है। डन। फिर अमेंड करके 1992 पब्लिक ने यहाँ जमा कराया, डिडक्शन मिलेगा डिपॉजिट कराने पे, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, नो TDS। नो TDS लॉजिकल है, आप मुझे दे ही कहाँ रहे हैं जो TDS डिडक्ट करोगे, आप तो खाते में जमा कर रहे हो, बस बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो TDS TDS कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। और फिर जब विड्रॉल होगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस स्कीम में पैसे जमा नहीं होते, 1992 में अनाउंस हुई थी, उसके बाद अब सिर्फ जो पैसे पड़े होंगे वो विड्रॉल होगा, पड़े होंगे तो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो टैक्सेबल होगा। समझ में आया? जमा नहीं होते, इंटरेस्ट और विड्रॉल का सिनेरियो आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 1992 को बीते हुए आज 31 साल हो गए हैं, जिसके ही पैसे पड़े होंगे उन्होंने निकलवा लिए होंगे, तो ये पूरी नेशनल सेविंग स्कीम ही क्या हो चुकी है, आउटडेटेड। क्वेश्चन में आए इसके नेग्लिजिबल चांसेस हैं, ठीक है। क्यों पढ़ाया सर? फिर तुम्हारा नसीब खराब हो, मुझे क्या मालूम, ठीक है। और क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है इसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ाने में। नेक्स्ट वर्जन है इसका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 1992 के बाद जब 5 साल बीते, उसके बाद से इशू होने लगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अब सीरीज में इशू होते हैं, क्योंकि जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं तो 5 या 6 साल के लिए इशू करते हैं, मतलब जस्ट लाइक अ डिबेंचर्स। कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो डिबेंचर इशू कर रही है, सरकार को भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर रही है, 5 साल या 6 साल के। 5 साल बाद पूरा पैसा दे दिया जाएगा, 6 साल बाद पूरा पैसा दे दिया जाएगा ब्याज के समेत। 5 साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा, एंड मैच्योरिटी पे ही पूरा पैसा एक साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ये सीरीज़ में चल रहा है तो आज के ज़माने में इसकी जो सीरीज़ प्रिवेल करती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन जो आएगा वो हो सकता है 8th पे आए या 6th पे आए। 7 का भी क्वेश्चन नहीं देखा, पता नहीं क्यों। 5th का क्वेश्चन पहले आता था, अब आना बंद हो गया। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 8th का क्वेश्चन आए, लेकिन अरे किसी का भी आए, 1 से लेके 8 तक रूल सबके सेम। क्या रूल है, धीरे धीरे पढ़ समझो, यही इसी की तरह बेस यही रखा। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हो तो क्या मिलेगा आपको, ATC में पढ़ा है ना अपन ने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और UTI की यूनिट्स, है ना, 3 चीज़ें एक साथ पढ़ी अपन। ATC में डिडक्शन मिलेगा। अब आपने पैसे जमा करा दिए, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, उसी में एड ऑन होता जाता है, एड ऑन हो रहा है तुम्हारे लिए टैक्सेबल। डन। फिर जब मैच्योरिटी पे तुम्हें पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एक खास बात, क्या खास बात, कि अब जो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, इवन ये भी नेशनल सेविंग स्कीम भी, इसमें बनता है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट समझते हो आप लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, सरकार ने कह दिया 8% की रेट है, तो 1 लाख का पहले साल में 8,000, तो अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 1,08,000 पे। ये बात समझ में आई? अब सरकार जो इसका परसेंटेज बोलती है, मान लो 8%, वो आपको इंटरेस्ट देती है हाफ ईयरली रेस्ट में। हाफ ईयरली रेस्ट मतलब 8% पूरा एक साथ नहीं देती, हाफ ऑफ ईयर में टुकड़े टुकड़े करके देती है। तो 1 लाख जमा कराया तो पहले 8% के हिसाब से 6 महीने का मिलेगा 4,000, तो 6 महीने बाद आपका बैलेंस कितना हो गया, 1,04,000। तो अब अगले महीने अगले हाफ ईयर में जो 8% मिलेगा ना 6 महीने के लिए,
वो 1,04,000 पे मिलेगा। ऐसे बढ़ते 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 अगर 5वां और 6ठे साल के इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़े तो ये टैक्स के बदले में FM का क्वेश्चन मिल जाए। बने कि नहीं बने? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इतनी बार ये खिलौना चलाना पड़े तब जाके पता पड़े। हम 1-2 तो हम उसी में मर जाए, ले छोड़ो यार, 1 मार्क्स इसके गए चुके। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को, टैक्स का क्वेश्चन बरकरार रखने के लिए वो आपको इफेक्टिव रेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इफेक्टिव रेट्स मीन्स वो आपको बोल देंगे ड्यूरिंग 4th ईयर कि अगर आपने NSC में 100 रुपये जमा कराए होंगे तो 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.12%। अगर 6th ईयर चल रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12.18, मतलब 100 रुपये पे आपको रुपये मिलेंगे 12.18, ये रुपीज़ मिलेंगे। तो हम समझ जाएंगे, अरे गन चक्कर 100 रुपये पे इतने रुपये मिलेंगे तो यही क्या बन गई मेरे लिए? परसेंटेज। समझ में आया? अब फोकट में ही ज्ञान बांटने के लिए वो ये पूरी बात क्वेश्चन में लिख देते हैं कि आपने इस ज़माने में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा इशू किया, जमा कराया था, उस पर तो 8% के हिसाब से हाफ ईयरली से रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। अब उसको इफेक्टिव रेट देखें तो 5वें साल में ये इफेक्टिव रेट है और 6ठे साल में ये इफेक्टिव रेट है। तो पता है हमारा काम क्या होता है? हमारा काम सिर्फ ये होता है कि जब पैसा जमा कराया था तब से लेके ईयर गिन लो कि ये साल कौन सा चल रहा है, 5वां चल रहा है कि 6ठा चल रहा है। 5वां चल रहा है तो 5वें का रेट मल्टीप्लाई कर दो, 6ठा चल रहा है तो 6ठे का रेट मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया है वही आपके लिए क्या है? इनकम है। समझ में आया कि नहीं आया? वही अदर सोर्सेज की इनकम है। बोल भाई, कुछ सोच रहा है? नहीं, वही इनकम है, टैक्सेबल हो गई। फिर बढ़ते बढ़ते 5वें 6ठे साल में तो पूरा रिडीम हो जाएगा, सारा पैसा मिल जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ 6ठे साल का जो इंटरेस्ट होगा वही टैक्सेबल होगा। एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो मिल रहा है वो तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट। अदर सोर्सेज में हर साल का इंटरेस्ट हर साल टैक्सेबल है, लेकिन NSC में पैसा जमा कराने पे ATC में डिडक्शन है। तो आपका जो इस साल का इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको मिल थोड़ी रहा है, वो तो NSC में ही जमा हो रहा है। अगले साल उसके ऊपर भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है ना, वो माना जाएगा री इन्वेस्टेड इन NSC, और री इन्वेस्टेड मान की ATC में क्या मिल जाएगा आपको? फिर से डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अदर सोर्सेज में तो इनकम मान लूंगा और ATC में उसको डिडक्शन मान लूंगा जयराम जी की। समझे कि नहीं? लेकिन 6 साल में रिडीम हो रहा है तो जो 6ठे साल का इंटरेस्ट है वो तो री इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वो तो मिल रहा है, तो वो सिर्फ 6ठे साल का इनकम मानेंगे अपन। ठीक है, इनकम ले लेंगे, डिडक्शन में नहीं लेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तार क्या समझा अपन ने कि NSC इंटरेस्ट टैक्सेबल, विड्रॉवल एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट टैक्सेबल तो है लेकिन इफेक्टिव रेट से, उनकी कूपन रेट से नहीं, इफेक्टिव रेट से टैक्सेबल। लेकिन अगर 6 साल का बॉन्ड है तो 5 साल तक तो अमाउंट री इन्वेस्टेड ही है, तो टैक्सेबल भी है, ATC में डिडक्शन भी है। 6ठे साल का सिर्फ टैक्सेबल है क्योंकि वो मिल जाएगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा। डन? समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट बात भी बता, ICI के मॉड्यूल में मैंने एक क्वेश्चन नहीं देखा, BCom के और अदर ऑथर्स की बुक में क्वेश्चंस की भरमार है। क्या कि जब हमने मनमान जगह इन्वेस्ट कर रखा होता है ना, तो हमें अलग अलग जगह से इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है, तो फिर वो एडजस्टमेंट में एक क्लॉज लिख देते हैं कि बैंक चार्जेस 1% कलेक्शन चार्जेस ऑन कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कि बैंक क्या करती है? कलेक्शन चार्जेस लेती है हमसे। तो यार जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर 1% का मेरा खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा मेरा अलाउड होना चाहिए। अब NSC में जो इंटरेस्ट मेरा टैक्सेबल हो रहा है वो तो मेरे बैंक में आ ही नहीं रहा, वो तो री इन्वेस्टेड माना जा रहा है, उसी में जमा होता जा रहा है। ठीक है, तो टैक्सेबल तो होगा पर कलेक्शन चार्जेस खर्चा नहीं माने जाएंगे। कब तक? 6 साल का बॉन्ड है तो 5 साल, 5 साल तक कलेक्शन चार्जेस खर्चा नहीं होगा, कटेगा भी नहीं, अलाउड भी नहीं। लेकिन 6ठे साल में, सुनना, 6ठे साल में सारा इंटरेस्ट एक साथ मिल रहा है ना। टैक्सेबल तो सिर्फ 6ठे साल का होगा। मतलब एग्जाम्पल मान ले, कंपाउंड नहीं था, हर साल 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा था, तो 5 साल तक 10-10 हज़ार रुपये मिला, टैक्सेबल तो हो गए, कलेक्शन चार्जेस कुछ भी नहीं। 6ठे साल में मिलेगा कितना? 60, तो कलेक्शन चार्जेस लगेगा किस पे? 60,000 रुपये। 60,000 का 1% 600 रुपये, लेकिन टैक्सेबल कितना होगा? सिर्फ 6ठे साल का 10,000। ये बात समझ में आ रही? 6ठे साल का 10,000 टैक्सेबल
कलेक्शन चार्जेस 600 रुपये पूरे 6 साल का अलाउ। आई बात समझ में सबको? ओके, कोई टीडीएस नहीं है इसमें, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई टीडीएस नहीं है इसमें। अगला टॉपिक है आपका गिफ्ट। इसकी माँ का साकी नाका। पॉज कर दो, पॉज। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक्स्ट की क्लास में। अदर सोर्सेस पढ़ रहे थे अपन, और देखा जाए तो ये अदर सोर्सेस का 4th लेक्चर है ना। जस्ट पहले 3rd ख़त्म हुआ, 4th लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर होगा गिफ्ट का। गिफ्ट तो आप समझते ही हो, हाँ। अब्दुल सर को जो मिलते हैं उनकी प्यारी फ्रेंड्स से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? गिफ्ट। अब ये गिफ्ट को 3 कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी है कैश, दूसरा सारा टिन टप्पर कबाड़ है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, अगला लैंड एंड बिल्डिंग। डन। इन तीनों पे आए, उससे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन में गिफ्ट फुली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है। पहली सिचुएशन, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। गिफ्ट किससे मिला? रिश्तेदार से। रिलेटिव कौन होता है थोड़ी देर में समझेंगे। हिंदुस्तान में डेफिनेशन है रिलेटिव की, तो उससे मिले तो माफ है। दूसरा, विल और इनहेरिटेंस। कोई वसीयत में और विरासत में। वसीयत और विरासत समझते हो आप? ठीक है। अब्दुल सर निमटे सारी ज़मीन जायदाद नाम कर दी रीटा के, नाम खुद करके गए, तो फिर ये क्या है? विल। बिना लिखे निमट गए, सब किसकी हो गई? उनकी बीवी की। ये हुई विरासत। रीटा के लिए भी माफ़, उनकी बीवी के लिए भी माफ़। विल और इनहेरिटेंस माफ़। रिलेटिव, विल, इनहेरिटेंस। अगला है कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मतलब धमाल मूवी देखी? हाँ, जिन्होंने देखी है उनके लिए बोल देता हूँ। धमाल मूवी में क्या होता है कि वो ट्रक से छुप के कहीं भगते हैं और वहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो जाता है प्रेम चोपड़ा का, और प्रेम चोपड़ा को पानी पिला देते हैं। तो पानी पिलाते हैं तो मरते मरते वो क्या किया जाता है? गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए। अब वो जो ये प्रेम चोपड़ा है उनको कैसे दे गया? मरते मरते। तो इसको अपन बोलते हैं कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मान लो ताहिर के घर के सामने कोई बुढ़िया रहती थी, ताहिर को पता पड़ गया ताहिर को पता पड़ गया कि इस बुढ़िया का ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ताहिर रोज़ शाम को जाके बुढ़िया के पैर दबा देता। किस लालच में? कि बुढ़िया मरते मरते कुछ दे के जाएगी, कुछ नहीं भी दे जाएगी तो क्या दे जाएगी? दुआएं नहीं, ये घर ही दे जाएगी। एटलीस्ट दुआ के लिए कहा जाता था। उसके मन में तो ये घर ही था, भले ही देखे दुआ। अब बुढ़िया क्या करती? रोज ताहिर को काजू बादाम देती। छोड़ो यार, उस बात में नहीं जाते यार। तुम्हें पता है काजू बादाम वाली स्टोरी? पता है तुम लोग? ठीक है। रोज काजू बादाम देती। तो ताहिर रोज बड़े चाव से काजू बादाम खा जाता। ताहिर ने एक दिन पूछा कि दादी माँ, आप ये रोज़ काजू बादाम मेरे को देते हो, अच्छी बात है, बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन ये गीले क्यों होते हैं? तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को है ना कैडबरी फ्रूट एंड नट बहुत पसंद है। बाकी ताहिर समझ गया। तो ताहिर ने उनको गला घोट के मार डाला। ठीक है। मरते मरते बुढ़िया लिख भी नहीं पाई, मान लो घर दे जाती, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो इसका घर वो क्या हो जाता? माफ हो जाता। ठीक है, ये समझे आप लोग? लास्ट है आपका 3 कौन कौन सी? रिलेटिव, फिर कौन सा बोला? विल और इनहेरिटेंस, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ठीक है। लास्ट है आपका ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है।
मान लो अब्दुल सर की शादी हो रही है पहली बार, ठीक है, तो लोग बाग पेट भर भर के गिफ्ट ला रहे हैं, क्योंकि पता है छोरा बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसको, आगे इसकी ज़िंदगी नर्क होने वाली है, ठीक है, तो खूब गिफ्ट दे रहे हैं। इस बात को इनकम टैक्स वाले भी समझते हैं, वो भी जानते हैं ऐसे मौके पे गिफ्ट दिया जाए तो उसको टैक्सेबल नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। शादी ख़त्म होगी प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में तुम टैक्स मांगोगे, तब तक 6-7 महीने बीत चुके होंगे, उसको क्या लगेगा, एक गिफ्ट तो घर पे पड़ा है और जो ढंग के गिफ्ट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। और यार मेरे को एक सपना आया था, बहुत शानदार वाला है। मेरे को सपना आया एक बार कि मेरे को मेरा कोई दोस्त, 1-2 दोस्त कोई लाश दे गए गाड़ी में रख के, लाश। अभी अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आजकल बहुत चल रहा है कि लोग बाग किसी को मार के उसके बॉडी पार्ट्स कट करके इधर उधर फेंक रहे हैं। तो मेरे को सपना भी यही आया कि वो मेरे को लाश दे गया। अब मैंने लिहाज में उसकी मदद करने के लिए लाश रख तो ली, और मैंने 1-2 बॉडी पार्ट ठिकाने लगाने की कोशिश करी, तो मान लो हाथ काट के मैंने ठिकाने लगा दिया। तो मैंने कहा अभी तो सिर्फ हाथ ही निकला है, इतनी बड़ी लाश तो अभी भी घर पे पड़ी है, अब इतनी बड़ी लाश कब ठिकाने लगेगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे को ये एहसास हुआ सपने में। तो मैंने वापस उसको फ़ोन करा कि यार ये लाश वापस ले जाओ, कि नहीं अब तूने रख ली, एक हाथ निकालने का पूरा तू ही ठिकाने लगाएगा, हम नहीं जानते। अब वो आ ही नहीं रहा, वो लाश लेने ही नहीं आ रहा, और ये लाश मेरे गले पड़ गई है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये सपना, मेरे को ये सपना आया, सिर्फ यही सपना आया। मैं बहुत परेशान भी हो गया यार, ये जैसी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ वैसे सपना आ गया, ठीक है। अब मर्डर नहीं किया, वो यारी दोस्ती में लाश रख ली। ये सपना मैंने मेरी बीवी को सुनाया कि देख मेरे को ये सपना आया। तो मेरी बीवी क्या बोलती है कि देखो मैं तुम्हें इसके मतलब बताती हूँ, वो जो आपके दोस्त है जो आपको लाश दे गए, वो है मेरे मम्मी पापा। उसने ही सुना है, मैंने थोड़ी बोला है। ये मेरे मम्मी पापा, और अब वो लाश हूं मैं। अब तुम्हें पता पड़ गया कि ये झेल के मैंने क्या कर ली, गलती कर ली। अब थोड़ा टाइम तो बीत गया, अब तुम्हें लग रहा है ये तो ज़िंदगी भर झेलनी पड़ेगी, तो तुम मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर रहे हो कि इसको वापस ले जाओ, तो वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे तुम्हारा कि तूने झेल ली तो अब तू रख, तो अब तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। मैंने कहा ठीक है। पहले ही बेचारा मर रहा है, इनकम टैक्स वाले टैक्स ले कैसा लगेगा, ठीक है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब सीखने वाली बात, ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जेम्प्ट है। अब कोई अब्दुल इज़र की तरह बिल्कुल ही एकदम बावला बना फिर रहा हो और वो मैरिज एनिवर्सरी भी मना रहा हो, और उसको मैरिज एनिवर्सरी पे भी कौन मनाता है मैरिज एनिवर्सरी। मैंने 3-4 साल तक गिफ्ट दिया, अब तो मैं गिफ्ट भी नहीं देता, वो दिन भी मेरे को याद नहीं रहता। बुरी बातों को कौन याद रखे, ठीक है। तो अब अब्दुल इज़र तो अभी भी मना रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी, तो हम उनको अभी भी गिफ्ट देने के लिए, भाई तो कुछ भी खुश रहने के लिए जो भी सेलिब्रेट करें ये लोग गिफ्ट। तो मैरिज एनिवर्सरी पे जो गिफ्ट मिल रहे हैं वो टैक्सेबल है। शादी के दिन ही एक ऐसी चीज़ है, तब जो भी मिले, जिससे भी मिले, सबको माफ, जिससे भी मिले। वैसे तो सिर्फ रिलेटिव से तो ज़िंदगी भर कभी भी मिले माफ़, लेकिन शादी के दिन तो ऐरा गहरा नट्ठू खैरा कोई भी देखे जाए सब माफ, है ना। जैसे आप लोग कभी किसी ने गांव की शादी अटेंड करी हो, तो गांव में तो गिफ्ट का रिवाज ये है कि आपको एंटर भी नहीं होने देंगे। पहले वहाँ गेट पे टेबल लगी रहती है, वो नोटबुक लेके बैठा रहता है, और सब यहाँ गेट से आते आते पहले उसको लिफाफा जमा कराते हैं, और लिफाफा खोल के अमाउंट लिखता है, चलो 4 जने हो 500 रुपये दे के जा रहे हो, ठीक है जाओ। 4 जने हो 200 रुपये दे रहे हो, वही चल 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 और पैसे दे, ठीक है। सच में ऐसा रिवाज होता है। अरे ये होता है, मुझे भी मेरे दोस्त की शादी में पता पड़ा, और उस दिन थी भी नोटबंदी। वो साला स्टेज पे बैठा 16 नवंबर को, और मोदी जी ने मना कर दिया आपसे 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। वो नोट डायरी में लिस्ट रिकॉर्ड हो रही है, सारे 500 और 1000 के नोट आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। शादी के दिन सब क्या है, माफ़। मैंने कहा भाई खुशियाँ मना, और ये लिस्ट मेरे को देना बाद में, इसमें 1500 नाम और ऐड करेंगे, अपन सब के 500 रुपये इसी के नाम से माफ़ करा देंगे अपन।
जमा कराओ धड़ल्ले से। आज का दिन तो बहुत मुबारक दिन है। क्यों? जितना भी घर में काला पैसा पड़ाओ, रिश्तेदारों के नाम से, दोस्तों के नाम से रिसीव करके ब्लैक का वाइट कर लो, क्योंकि ये पैसा क्या है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है, लेकिन जमा होगा दूल्हा और दुल्हन के नाम पे ही। मम्मी पापा के खाते में जमा मत करा देना। दूल्हे को माफ़ है और दुल्हन को माफ़ है। तुम कहो बेटे की शादी है, मेरे को पैसा मिला है, ओए तेरी तो नहीं है ना, तेरी जब हुई थी तब माफ़ हो गया, अभी उन दोनों को माफ़। ठीक है, ओके। 4 जब जब माफ़ है इंपॉर्टेंट है, याद रखने, क्वेश्चन में आएगा। सबसे ज़्यादा रिलेटिव आएगा, मैरिज कम आता है, विल इनहेरिटेंस बहुत कम आया, तो आया, नहीं तो नहीं आया, और आता ही नहीं है। कौन कहता है सब सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़? कोई नहीं कहता। रिलेटिव खूब आता है। तो अब आते हैं रिलेटिव पे। रिलेटिव किसको बोलते हैं? मैं आपको फेविकॉल की ऐड दिखाता अगर वहाँ पे अपन पढ़ते तो। वो फेविकॉल की एक ऐड है, सोफे वाली नहीं, तुलसी के पौधे में पानी डालने वाली। कह रहे आज पानी डाला क्या? वो बोला मैंने तो नहीं डाला, इनसे पूछो, मतलब रिश्तेदार से। इस बुआ से पूछो, बुआ के फूफा से पूछो, इनकी बेटी से पूछो, बेटी की ननद से पूछो, उसकी सास से पूछो। ऐसे करते करते चौक में पौधा होता है, वो पूछते पूछते मेला लग जाता पूरे 4 फ्लोर पे। इतने सारे रिश्तेदार एक ही घर में रहते हैं। और देखा, बोले इतने सारे लोग एक ही घर में कैसे रह रहे? तो देखा तो पौधा लगा हुआ होता है फेविकॉल के डब्बे में, कि फेविकॉल ने उनको जोड़ के रख रखा है। ठीक है, मैं ये ऐड भेजूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वापस देखना, बहुत मजा आएगा। फेविकॉल के सारे ऐड मार्वलस होते हैं, मार्वलस। ठीक है, ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐड देखता हूँ उसकी, स्पेशली जब मेरा मूड खराब होता है। ठीक है, अब देखो, इतने सारे रिश्तेदार गिना दिए ना फेविकॉल वालों ने। इनकम टैक्स वाले किसको रिश्तेदार मानते हो वो बता दूं मैं आपको। मान लो, हाँ माने, यहाँ मान लेते हैं। शादी किसकी करवाऊं? अब्दुल इजरगी की, ताहिर की? मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अब्दुल इजर के ताहिर? अब्दुल इजर। अब्दुल इजर, नोरा फतेही। नोरा फतेही तो फिर थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी। अब्दुल इजर और नोरा फतेही। ठीक है, अब रिश्तेदार कौन कौन कहलाएगा? पहले असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब अब्दुल इजर के मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, है ना, बच्चे बच्ची, अब्दुल इजर के बच्चे बच्ची, उनके भी बच्चे बच्ची, उनके भी बच्चे बच्ची। ठीक है, अरे यार शादी में तो किसी से भी मिले माफ है, ये तो अपन रिलेटिव समझ रहे। बेवकूफ हो गया तुम लोग, समझ क्यों नहीं रहे हो? शादी में कहाँ से आएंगे? आएंगे, रुक जा। अब्दुल सर के बच्चे बच्ची से अब्दुल सर को गिफ्ट मिले हो तो माफ है ही सी। इवन उनकी वाइफ के बच्चे बच्चों से जो उनको गिफ्ट मिल रहा है वो भी माफ है। अरे मेरे को पता था कोई ना कोई बेवकूफ ये तो कहेगा ही कहेगा कि ये कौन सा लॉजिक हुआ, उनकी वाइफ के बच्चे बच्ची तो उनके ही हुए ना। ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है। नोरा फतेही की पहले ही एक शादी हो रखी थी, उससे उनके 5-6 बच्चे थे, तो अब शादी हुई तो सारे इनके कहलाएंगे। अब्दुल सर की भी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है, उससे भी उनके 2 बच्चे हैं। अब शादी होगी तो 2 और 6 8 हो जाएंगे, तो 8 में से कोई भी गिफ्ट देगा सब क्या है? माफ़ है ना। तो असेंडिंग भी हो गया, डिसेंडिंग भी हो गया। अच्छा, अगर नोरा फतेही की डिसेंडिंग लिए तो नोरा फतेही की असेंडिंग भी लेंगे, मतलब नोरा फतेही के भी मम्मी पापा, मतलब अब्दुल सर के सास ससुर, उनके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, दादी सास, दादा ससुर, नानी सास, नाना ससुरा। ठीक है, ये सब भी क्या है? माफ़ है, रिश्तेदार है। ठीक है, अब चलते हैं। अब अगर ये मम्मी पापा दादा दादी माफ़ है तो इनके हस्बैंड भी माफ़ है, इनकी वाइफ भी माफ़ है। किनके? मम्मी और पापा के, दादा और दादी के। फिर ये मत बोल रहे तो एक ही बात हुई, ज़रूरी नहीं है।
अब्दुल सर के दादाजी 3 शादी करके बैठे, ठीक है, तो उनकी सारी वाइफ अब्दुल सर की मम्मियाँ हुई, सब माफ है। समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं आएँ और बाएँ, दाएँ और बाएँ। चलें कैसे कि अब्दुल सर के भाई और बहन, तो फिर उनकी वाइफ नौरा फतेही के भी बहन, ठीक है, मतलब साला और साली। और अगर भाई और बहन आगे तो भाई और बहन के साथ उनके स्पाउसेस भी, भाई के साथ भाभी फ्री, बहन के साथ जीजा फ्री, ठीक है। सेम यहाँ साली के साथ साड़ू फ्री, है ना, साड़ू ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो मेरा तो एक ही है, वो भी पसंद नहीं है मेरे को। अपन डरते हैं क्या, ठीक है। साड़ू के साथ सॉरी साले के साथ उसकी वाइफ भी फ्री। अब उसकी वाइफ को क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, बोलते होंगे जो भी बोलते होंगे, हमें समझ में आ गया ना, ठीक है। अब मम्मी और पापा के साथ, यहाँ तो सब चले गए ना, और कोई बाकी है क्या? नहीं ना। मम्मी और पापा के साथ पापा के भी भाई और बहन, पापा के भाई और बहन चाचा चाची नहीं होते, चाचा और बुआ। मम्मी के भी भाई और बहन, ये रही मम्मी उनकी, मौसी और मामा। और इन सब के साथ इन सब के रिश्तेदार, इन सब के स्पाउसेस फ्री, मतलब मामा के साथ मामी फ्री, मौसी के साथ मौसा फ्री, चाचा के साथ चाची फ्री, बुआ के साथ फूफा फ्री, ठीक है। नौरा फतेही के मम्मी पापा के भी भाई और बहन, मामा ससुर, मामी ससुर, मामी सास, जो भी हो तुम समझिए ना, इतने सारे हो गए, खत्म हो गए बस। अब नहीं, कौन रह गया इंपॉर्टेंट? दादी दादा की भाई बहन, जिंदा है तो वो भी, वैसे तो नहीं है, नहीं है, दादी दादा के भाई बहन नहीं है, बहुत लंबा परिवार हो जाएगा। बुआ के बेटा बेटी, मतलब हमारे कजिन्स रह गए, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ प्रिय होते हैं रिश्तेदारों में, जिसको हम पसंद करते हैं। बाकी सब गए तेल लेने। जो हमारे रियल रिश्तेदार माने जाते हैं, हमारे कजिन्स, मामा के बच्चे बच्ची, मौसी के बच्चे बच्ची, चाचा के बच्चे बच्ची, बुआ के बच्चे बच्ची, ये सब रह गए। इनसे गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल है, इनके बाप माँ ही से गिफ्ट मिलेगा तो ज़िंदगी भर के लिए क्या है, एग्जाम। समझ में आया? समझ में आ गई रिश्तेदारी? क्रक्स में समझे, अभी छोड़ो इन सबको, क्रक्स में समझे तो मम्मी पापा, बच्चे बच्ची, बच्चे बच्ची, मम्मी पापा के भाई बहन, मेरे भाई बहन, स्पाउस के मम्मी पापा के भाई बहन, स्पाउस के भाई बहन, और जितने भी मैंने काउंट करा है सबके स्पाउसेस, यहाँ से गिफ्ट मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है, ठीक है। अब वरना जो टैक्सेबल है उसमें भी 3 कैटेगरी है, तीनों के लिए अलग अलग लिमिट है, ठीक है। शब्बीर 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 सर, हो गया क्या टेस्ट? कितनी देर है? 5 मिनट बोल रहे हैं, चलो लिमिट पढ़ लेंगे। अब मेरे को पता था 5 मिनट बोलेंगे ही बोलेंगे, अभी 10 मिनट आराम से लगेंगे। अब लिमिट क्या है? देखो, जिनसे एग्जेम्प्ट है उनसे तो लाख मिले, करोड़ मिले, अरब मिले, सब माफ़ है। जिनसे टैक्सेबल है उनसे भी चिंदी चोटाई जितना थोड़ा बहुत तो माफ़ है। तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है कैश में तो एग्जेम्प्ट अप टू 50,000, 50,000 तक मिल रहा है, सालाना 50,000, चिंदी चिंदी करके मिले, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, मिला के अप टू 50,000 है तो पूरा माफ। 50,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा है, पूरा टैक्स। मतलब कल को कोई शगुन का 1 रुपया देने आया 50,000 के बाद, तू रख ले तेरा शगुन, हमें नहीं चाहिए और अपशगुन हो जाएगा। 50,000 1 रुपया हो जाएगा, 50,000 रुपये क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। 50,000 तक माफ़ है, उसके ऊपर टैक्स एग्रीगेट लिमिट है, सब मिला के। मतलब तुमको 20 3 जगह से मिल गए सर कैश के गिफ्ट, कैश मतलब कैश भी और बैंक भी, है ना, तो 60 हो गए ना, तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में 2 तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड।
स्पेसिफाइड में ये 6 चीज़ें तो वही हैं जो हमने कैपिटल गेन में डोमेस्टिक मूवेबल असेट में एक्सेप्शन पढ़े थे कि वैसे तो डोमेस्टिक मूवेबल असेट असेट नहीं होते, पर ये 6 चीज़ें हमारे लिए असेट होती है। तो अगर ये 6 चीज़ें गिफ्ट में मिल रही है तो टैक्सेबल भी होती है। इनके सिवा जो दूसरी चीज़ें गिफ्ट में मिलती है वो माफ़ होती है। एग्जाम्पल, हमारे बर्थडे पे और टीचर्स डे पे आप हमें जो गिफ्ट देते हो, क्या देते हो? शर्ट, टी शर्ट, कोई फ़ोटो फ्रेम, कोई मग, कोई घड़ी, कोई वॉलेट, कोई बेल्ट और कोई पावर बैंक, कोई परफ्यूम। ये सब स्पेसिफाइड में नहीं आते, पर्सनल बिलोंगिंग्स माफ़ होती हैं। ये इसमें आता है पूरा एग्जाम। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं स्पेसिफाइड। 6 में एक चीज़ और जोड़ दी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। तो ये ही चीज़ टैक्सेबल है। इसमें भी लिमिट है कि आपको ये 6 चीज़ें गिफ्ट, प्योर गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है कि मुझे कोई गिफ्ट देगा तो मैं उसको पैसे दूंगा क्या? नहीं ना, मतलब विदाउट कंसिडरेशन मिला। तो अगर इन सब की मिला के फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। अगर ये जो स्पेसिफाइड चीज़ें भी मिली हैं ये अप टू 50,000 रुपीज़ तक है तो ये भी क्या है? माफ़ है। 50,000 इसकी लिमिट अलग है, 50,000 इसकी लिमिट अलग है। 50,000 तक का कैश भी माफ़ है, 50,000 तक का स्पेसिफाइड मूवेबल असेट भी क्या है? माफ़ है। 50,000 से ज़्यादा मिला तो पूरा टैक्सेबल। और एग्रीगेट लिमिट है, देखो यहाँ भी लिखा एग्रीगेट लिमिट, मतलब 1, 2, 3 सबसे मिला के 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी एग्रीगेट लिमिट, टिन, टप्पर, कबाड़ सब मिला के 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी ने ज्वेलरी दी, किसी ने पेंटिंग दी, किसी ने ड्राइंग्स दी, सब का मिला के 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 तक है तो पूरा माफ, 50 से ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल। डन। यहाँ आओ, अगला है, मुझे पता पड़ गया कि यार ये फोकट में मिलता है तो पूरा टैक्सेबल है। तो मैंने कहा एक काम है, फोकट में मत दे, 1 लाख की चीज़ 10,000 रुपये में दे दे, तो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, मैंने खरीदी कहलाएगा। तो सरकार समझती शाणे 1 लाख की ज्वेलरी तुझे 10,000 में कौन बेच गया? तो ये 90,000 का जो कंसिडरेशन तुझे पॉकेट में मिला ये भी क्या माना जाएगा? गिफ्ट। ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ये अगर 50,000 से ज़्यादा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और डिफरेंस भी कैसा देखा जाएगा? एग्रीगेट का। मतलब एक ड्राइंग थी 20,000 की, 1,000 रुपये में मिल गई, 9,000 का गिफ्ट ये। एक पेंटिंग थी 20,000 रुपये की, 2,000 रुपये में मिल गई, 18,000 रुपये ये। 9 + 18 कितने हो गए? 27। ठीक है। फिर एक और कोई 50,000 की चीज़ 10,000 रुपये में मिल गई, 40 और, टोटल कितना हो गया? 67। टोटल डिफरेंस मतलब टोटल फेयर मार्केट वैल्यू, टोटल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है 67,000। 50,000 से ज़्यादा जा रहा है तो पूरा टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो पूरा माफ। डन। और अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लिमिट हो गई। हमें जो भी गिफ्ट मिल रहा है ना सबकी छटनी करी जाएगी। ये कैश अलग कर, इसकी 50,000 की लिमिट अलग है। फिर ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें से जो नॉन स्पेसिफाइड है वो तो अलग ही कर दे, वो तो एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफाइड में भी 2 छटनी अलग कर, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन की 50,000 की लिमिट अलग है, विद कंसिडरेशन की 50,000 की लिमिट अलग है। कितनी हो गई? 1.5 लाख की गिफ्ट की लिमिट हो गई अभी तक। समझे कि नहीं? अब आएंगे अपन मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में भी वही है, कंसिडरेशन कि विदाउट कंसिडरेशन, है ना। अब अगर विदाउट कंसिडरेशन प्योर गिफ्ट है तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती, क्या देखा जाता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपको ज़मीन फोकट में मिली, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल, 50,000 से कम है तो पूरा माफ। ये रहा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000 फुली टैक्सेबल, लेस देन 50,000 फुली एग्जेम्प्ट। डन। और अगर आपको वो चीज़ पैसों में मिली, जो हम देखते हैं ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के 40 लाख के पेपर बनाए जाते हैं, सरकार को ये बात पता है, पकड़े कैसे? तो पकड़ती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कि साले कैपिटल गेन में तूने बेची, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहती है 50 लाख, तूने बेची कितने में? 40 लाख में। हाँ, तो हम नहीं मानेंगे, हम तो फुल वैल्यू कैसे कितने मानेंगे? 50। तो तुझे तो पूरे 50 पे टैक्स देना है। और यहाँ तू जिसने खरीदी शाणे, हमें पता है तूने 40 लाख रुपए तो 1 नंबर से दिए, बाकी के 10 लाख रुपए 2 नंबर से दिए। अब तुझे पकड़े कैसे? तो जो 2 नंबर से जो तूने पैसे दिए कहीं ना कहीं तो कमाए होंगे ना, तो ये तेरी इस साल की इनकम मानी जाएगी गिफ्ट। कि तुझे 50 की चीज़ कितने में मिल गई? 40 में ही मिल गई, तो 10 लाख का क्या मिल गया तुझे? गिफ्ट। 10 लाख का गिफ्ट ही माना जाएगा। अब ये जो गिफ्ट है इसका डिफरेंस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो अगर 50,000 से ज़्यादा है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 10%, याद है ना आपको 10% का मार्जिन तो दे रखा है ना उन्होंने, 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन।
110% ऑफ कंसिडरेशन लेते थे ना, तो 50 डिफरेंस जो है वो 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा है वो हमारी लिमिट है। अगर तेरा डिफरेंस इस लिमिट से ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल, लिमिट के अंदर अंदर है तो पूरा माफ। एग्जाम्पल लेके समझाऊँ? एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वाली प्रॉपर्टी थी, मुझे कितने में मिल गई? 60,000 रुपये। कितने मिल गई? 60,000। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 और 50,000 विच एवर इज हायर, तो लिमिट कितनी है? 50। 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है क्या तुम लोगों में? 1 लाख और 60 नहीं ना, कितने का डिफरेंस है? 40 का ही है, तो माफ़ है। ठीक है, अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख ना होकर 1.5 लाख होती और तुम कितने में खरीदते हो उसको? 60 में, है ना, तो 60 का 10%, कंसिडरेशन का 10%, 6 और 50, सर 50, और आपका जो डिफरेंस 60 और 1.5 कितना हो गया? 90। आपका डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं है ना, तो 90,000 रुपये टैक्सेबल। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर दूसरा केस ले, मान लो 1,50,000 और 60,000 नहीं था, 1.5 करोड़ और 60 लाख था। 1.5 करोड़ और 60 लाख, चलो 1.5 करोड़ बहुत दूर हो गया, 65 लाख और 60 लाख था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 65 लाख। कंसिडरेशन कितना था? 60 लाख। तो पहले तो आओ लिमिट पे। लिमिट कितनी है सर? एक स्टैंडर्ड लिमिट 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 6 लाख, विच एवर इज हायर, 6 लाख। अब आपका डिफरेंस जो है 60 और 65, 5 लाख, वो 6 से तो कम ही है ना, तो माफ। अगर आपका डिफरेंस 6 से ज़्यादा होता तो टैक्सेबल। अब सबको समझ में आ गया अच्छे से? हाँ मनन, प्रथम, सबको समझ में आ गया? ओके। खास बात देखो, यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ तो फोकट में ही मिल रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही गिफ्ट है। 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट क्या है? टैक्सेबल। यहाँ तो सर खरीद रहे, तो 50,000 और डिफरेंस, अब 10% का मार्जिन उन्होंने दिया है, तो 50,000 और 10% विच एवर इज हायर। अगर डिफरेंस इस हायर वाले से ज़्यादा है तो टैक्सेबल। खास बात क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है एग्रीगेट लिमिट और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट पर ट्रांजैक्शन, कि हर प्रॉपर्टी के लिए लिमिट अलग अलग 50,000 की चेक करी जाएगी। मतलब मान लो एक प्रॉपर्टी में 20,000 की एक डिफरेंस, दूसरी प्रॉपर्टी में 40,000 का डिफरेंस, तो आप ये मत सोचना दोनों प्रॉपर्टी मिला के तो 60,000 का डिफरेंस हो गया, टैक्सेबल कर दूं सर? नहीं, दोनों में 50,000 से कम है ना, तो माफ। सर 2 प्रॉपर्टी मिली विदाउट कंसिडरेशन, एक प्लॉट मिला 20,000 का, एक प्लॉट मिला 40,000 रुपये का, 20 वाला भी 50 से कम है, माफ़ है, 40 वाला भी 50 से कम है, माफ़ है, तीसरा और मिल गया 60 का फ्री में, तो अब ये 50 से ज़्यादा है तो सिर्फ 60,000 इसके टैक्सेबल। समझे? ये फ़र्क है आपका। क्या फ़र्क है कि कैश और स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट लिमिट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, दोनों साइड, विद कंसिडरेशन भी पर ट्रांजैक्शन, विदाउट कंसिडरेशन भी पर ट्रांजैक्शन। पूछ भाई, डिफरेंस इज टैक्सेबल लिख रखा है ना, इन दोनों का डिफरेंस, वो भी अगर हायर हो तो। ठीक है, एक ही पर्सन को बार बार एक ही प्लॉट के 3 टुकड़े करके बेच रहे, तो हमारी नज़र में तो 3 एग्रीमेंट बने, 3 प्लॉट हो, तीनों में 50-50-50। ठीक है, 3 को तू मिला के एक बारी में बेच रहा है, तो हमारे लिए तो वो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड है, जितने नंबर ऑफ एग्रीमेंट उतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय टाटा, सी यू, बंद कर दो।